हेलो स्टूडेंट। तो हम आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं हर कंपटीशन में जनरल साइंस आती है और जनरल साइंस में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आती है। तो हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि बेसिक लेवल की 10th लेवल तक की सभी कंपटीशन में आती है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम शुरू से बात करेंगे, परिभाषाओं से बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान क्या होती है, तो नॉर्मली वे में बात करें इसकी डेफिनेशन, तो जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्योंकि परिभाषा है पेपर में आती नहीं है, लेकिन हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर किताबी लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है, प्रकृति में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वह सभी प्राकृतिक घटनाएं होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मूल नियमों। प्रकृति में मूल नियम है, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल का नियम हमने पढ़ा है जो न्यूटन ने दिया है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान का जो पिता है, भौतिक विज्ञान का जो जनक है, वह सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। क्योंकि न्यूटन के हमने सुना है कि न्यूटन की गति के नियम किसने दिए हैं, वो सेब वाली कहानी, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिर गया था, तो न्यूटन ने दिए है। इस कारण भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। तो जिसमें विभिन्न प्राकृतिक प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वह फिजिक्स से रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं। तो दैनिक जीवन में प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती है वो तो होती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो भी किससे संबंधित होती है, भौतिक विज्ञान से। मूल नियमों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन। द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और हम बात करेंगे मूल राशियों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैटर बोला जाता है। तो द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, वह वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है। मास हमारा भी जैसे वेट है, द्रव्यमान होता है। वह वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। क्या करती है, स्थान घेरती है। वह सब क्या होंगे, द्रव्य पदार्थ होंगे। जैसे हम इस डस्टर की बात करें या फिर इस मार्कर की बात करें, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और इसको जब स्थान पर रखेंगे तो क्या करेगा, स्थान को क्या करेगा, कवर करेगा, उसे घेरेगा। तो ये वस्तु क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्य है और पदार्थ है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, हमने पढ़ा भी है कि द्रव्य की या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो पदार्थ की मुख्यतः तो कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर पदार्थ की टोटल अवस्थाएं पूछी जाए तो पदार्थ की जो टोटल अवस्थाएं होती है वह 5 होती है। ठीक है। चौथी अवस्थाएं होती है प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं जो अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC। जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर इसे क्या किया था, प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। इस कारण से BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ठोसों के बारे में हमें पता है, जैसे हम गैस की बर्फ का टुकड़ा या जल की बात कर सकते हैं। जैसे हमने जल, बर्फ होता है ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। उसको हमने पिघलाया तो द्रव अवस्था में हो जाएगा और ज्यादा तापमान देंगे तो वो गैस अवस्था में हो जाएगा। तो बर्फ में या पानी में जो है 3 अवस्थाओं का गुण पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था, ये अवस्था देखिए आप, प्लाज्मा अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था है। गैसों की आयनित अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी, गैसों की जो आयनित अवस्था होती है, गैसों की आयनित अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब इससे क्या समझे आप, जैसे कभी हम सर्दी के टाइम में आग जली हुई होती है या कोई भी चीज हम पानी उबाल रहे होते हैं तो उसको जो लपटों के ऊपर आप ध्यान से देखना, कभी वो उस पार हम उस लपटों को देखते हैं तो चीजें में क्या होती है, हिलती हुई प्रतीत होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। यह गैसों की आयनित अवस्था होती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो होती है यह ध्रुवों पर पाई जाती है, यह हमें पता होना चाहिए। आइंस्टीन इसके लिए बहुत ही ज्यादा ठंडा, जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप का आपने नाम सुना होगा, वहां पर जहां पर जाना इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पर इंसान अभी तक नहीं गया है। चाहे चंद्रमा पर चला गया हो लेकिन उस महाद्वीप पर अभी तक नहीं गया, क्योंकि ध्रुवों पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैसे आपने सुना भी होगा कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है, घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखो मूल राशियों की हम बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन था, थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें किसका अध्ययन करना है। मूल राशियों की हम बात करेंगे, चाहे कहां से भी पढ़ो आप, राशियां सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो भौतिक राशियां क्या होती है, देखिए आप, भौतिक राशियां
फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती है? जिन्हें मापा और तोला जा सकता है। सिंपल भाषा में जिन्हें आप माप सकते हो या तोल सकते हो, जिन्हें आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब सबके मन में आ रहा होगा सर हमने तो सदिश और अदिश सुना है, वो दिशा के आधार पर होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, और दिशा के आधार पर पूछ ले तो दिशा के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर भी एक तो होती है सदिश राशियां और दूसरी होती है अदिश राशियां। सदिश और अदिश, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। तो मूल राशियों की बात करेंगे तो नॉर्मली मूल राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, या नॉर्मली बात करें जिन्हें उत्पन्न करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाएगी? मूल राशियां कहलाती है। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, लंबाई। लंबाई किसी पे डिपेंड होती है क्या? द्रव्यमान, समय, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएगी? मूल राशियां कहलाएगी। अब देखो व्युत्पन्न, इसके नाम से स्पष्ट है कि व्युत्पन्न जिससे क्या करता है? हमें उत्पन्न करते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति है वो मूल राशियों की सहायता से होती है। जैसे हम बात करेंगे क्षेत्रफल का नाम सबने सुन रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये मूल राशियां है, लंबाई हमने पढ़ा भी मूल राशि है, तो क्षेत्रफल किस पर डिपेंड कर रहा है? लंबाई और चौड़ाई पर। तो ये कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। जैसे आयतन, वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं। आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये इन तीनों राशियों पर डिपेंड करती है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे जो अन्य राशि पर निर्भर करती है, वे सभी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब क्या हुआ कि 1960 में एक विश्व स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें एसआई पद्धति दी गई थी। लेकिन एसआई पद्धति जब उसमें दी गई तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन मूल राशियों में उन्होंने 7 मूल राशियां, 7 भौतिक राशियां और 2 पूरक राशियां दी। ठीक है, तो 7 मूल राशियां हमें पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 10 तक की गिनती से आगे की गिनती बना सकते हैं, सेम वैसे 7 मूल राशियों से हमने आगे की मूल राशियां बनाई है। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहां 7 मूल राशियां इन्होंने दी। पहली दी लंबाई, ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह भी दिए और इनके सिंबल्स भी दिए। ठीक है, तो देखिएगा लंबाई, द्रव्यमान और इनके मात्रक भी दिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और लास्ट 3 ने जी जो ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, इसका एक और नाम है प्रदीपन तीव्रता। तो लंबाई स्मॉल l, द्रव्यमान को स्मॉल m, समय को स्मॉल t, विद्युत धारा को किससे करेंगे? I से भी कर देते हैं। ठीक है, या E से भी आपको मिल सकता है। तापमान कैपिटल T, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा स्मॉल n और ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता को I और बेस में V, IV से। और इसके मात्रक भी, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। ये ऐसा ही मात्रक है सब, इसके ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल। और ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता का होता है कैंडेला। ये अच्छा है, काफी बार पूछा भी जाता है कैंडेला, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसे CDD से डिनोट करते हैं, CD कैंडेला। तो ये 7 मूल राशियां दी और 2 पूरक राशियां भी इन्होंने दी, जिसके नाम है, एक तो दिया घन कोण और एक समतलीय घन कोण। समतलीय कोण, घन कोण और समतलीय कोण। या नॉर्मली कोण का मात्रक जैसे हम जानते हैं रेडियन होता है, और घन कोण का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। इसका तो होता है रेडियन और इसका होता है स्टेरेडियन। तो इन 2 मूल राशियों, पूरक राशियों और 2
7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां जो उन्होंने दी गई, इसी के आधार पर हमने आगे की क्या बनाते हैं, हमें मात्रक बनाने होते हैं। और मात्रक जरूरी है। जैसे हम दूध सभी जाते हैं, जैसे दूध की नीड सभी की होती है, कोई डेयरी से लाता है, किसी घर से आता है, तो दूध को हम क्या बोलते हैं, जैसे मात्रक की आवश्यकता क्यों है, ये समझ में हमें आना जरूरी है। राशियों की आवश्यकता क्यों है, जैसे हम दूध पे गए, हम कहते हैं कि आधी किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, जो कि गलत है, क्योंकि दूध को लीटर में मापा जाता है, ना कि किलोग्राम में। तो हमें क्या बोलना चाहिए, आधा लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। ये बात आप याद रखना कि दूध को किस में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है, ना कि किलोग्राम में। इसलिए हमें क्या है, इसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो मूल राशि हमने दी। अब देखिए दिशा के आधार पर हमने अभी बात की थी, दिशा के आधार पर भी राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली है सदिश राशि और दूसरी है अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश राशि क्या होती है, सदिश, दिशा सहित, स का मतलब सहित और दिशा मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपसर्ग सबने पढ़े होंगे हिंदी में, स यानी क्या होता है, सहित दिशा, सदिश मतलब दिशा सहित, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, बस कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। और अदिश, अ मतलब होता है नहीं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, वह कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सदिश राशि, जैसे वेग है, कौन सी राशि, सदिश राशि है, त्वरण है, सदिश राशि है। ठीक है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। वेग, त्वरण है, बल है, संवेग है, और भी कई राशियां है, ईटीसी। ठीक है, और जैसे हम बात करेंगे अदिश राशि की, अदिश राशि जैसे लंबाई, अब लंबाई को आप चाहे कैसे भी मापो, ऊपर से नापो, नीचे से मापो, किधर से भी मापो, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यमान को भी आप कैसे माप सकते हो, ठीक है, समय को भी आप कैसे मापो, कैसे देखो, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो है, आप अभी जैसे आपने विद्युत धारा का नाम हमने अभी लिया, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है 220 वोल्ट की आती है, एसी धारा आती है, अगर हर्ट्ज में बात करें तो 50 हर्ट्ज की आती है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है, ये अपवाद मान सकते हो आप, इसका कारण भी मैं दूंगा। कई बार अच्छे जब आवारेस लिखोगे कुछ तो इसका कारण पूछा जाता है। तो विद्युत धारा में याद रखना किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अभी हमारे घरों में जो बिजली आती है, विद्युत धारा आती है, वो क्या होती है, दिशा सहित आती है। लेकिन फिर भी विद्युत धारा के लिए सदिश दिशा की आवश्यकता होने के बाद भी याद रखना यह अदिश राशि है। तो कई बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अभी आप कहोगे सर आपने तो अभी कहा था कि जो दिशा जिसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ, वो सदिश राशि, लेकिन ये अपवाद है और इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। इस कारण यह क्या है, विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो विद्युत धारा सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, यह इसका कारण है, और यह अपवाद भी मान सकते हो आप। इस कारण यह विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, ना कि सदिश। तो ये राशियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब मात्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया मात्र की आवश्यकता क्यों है। मात्र की आवश्यकता हमें उसको व्यक्त करने के लिए किसी भी निश्चित राशि, मात्र किसी भी राशि को मापने के लिए या उससे निश्चित मान के लिए एक उसी राशि का एक शुद्ध निश्चित मान की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो मात्रक, तो 1960 से पहले विश्व में 3 मात्रकों की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। यहां पे देखिए आप, पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति, दूसरी है एमकेएस पद्धति और चौथी है एफपीएस पद्धति। 1960 से पहले 3 पद्धतियां प्रचलित थी, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति इसका दूसरा नाम है, और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया 3 मूल राशियां, तो सीजीएस पद्धति, ठीक है। अब यहां से देखो सीजीएस में, सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब यहाँ पे ग्राम है, और एस का मतलब क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो इस सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा गया है यहाँ पे, ठीक है। एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति
एम के एस, एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम और एस का मतलब हो गया सेकंड। तो मीटर, तो इसमें लंबाई को एम के एस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा गया है, इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया है और समय को सेकंड में मापा गया है। ठीक है, एपीएस पद्धति की हम बात करें, एपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें लंबाई को फुट में मापा गया है। ठीक है, समय को इसमें द्रव्यमान को इसमें पाउंड में मापा गया है और समय को इसमें सेकंड में मापा गया है। तो यहाँ पे तीनों को देखने से एक बात हमें क्लियर हो रही है कि उपरोक्त तीनों पद्धतियों में समय को किसमें मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। अब तीनों पद्धतियों में को अलग अलग स्तर पर विदेशों में अगर हम अलग अलग चीजों में मापेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो 1960 से पहले ये तीनों पद्धतियां प्रचलित थी। 1960 के बाद विश्व स्तर पर विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया और उन्होंने तय किया कि भाई हम एक ही चीज को मापेंगे, अलग अलग चीज से मापेंगे नहीं। तो उन्होंने एमकेएस पद्धति, तो उन्होंने 1960 में एक एसआई पद्धति दी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जिसे कहा जाता है। ठीक है, 1960 में एक पद्धति दी जिसका नाम था एसआई पद्धति, जिसमें उन्होंने एसआई मात्रक दिए। जो एसआई पद्धति जो ये थी वो एमकेएस पद्धति का क्या मानी जाती है, विस्तृत परावर्तित रूप मानी जाती है। मतलब एमकेएस पद्धति का क्या मानी जाती है, विस्तारित रूप मानी जाती है, जिसमें समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में मापा गया। और अभी हमने बात की थी जिसमें उसने 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां दी गई थी जो हमने उसके देखे और उनके मात्रकों को सम्मिलित किया गया था, भाई इसमें नापेंगे और जब हम इसमें ही सबको नापते हैं। तो ये राशियां है। अब इनके पेपर में क्या पूछा जाता है कि पेपर में यहाँ राशियों से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, या फिर दाब का क्या मात्रक होता है, बल का क्या मात्रक होता है, ये आपसे मात्रक पूछे जाते हैं। 2 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमने सदिश और अदिश की बात कर ही ली। तो जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ वह सदिश राशि है और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वह अदिश राशि होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। मैंने बताया दिया वो अपवाद है। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया उसने कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है, निम्न में से सदिश राशि नहीं है। जैसे ऑप्शन ए उसने दे दिया कार्य, बी दे दिया उसने बल, सी दे दिया उसने वेग और डी दे दिया उसने त्वरण। अब उसने पूछा सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि में ढूंढनी है। तो देखिएगा बल, अब बल के लिए दिशा की आवश्यकता होती है नहीं होती, बल के लिए बिल्कुल होगी। बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला हम पता होना चाहिए। भाई बल क्या है, किसी को धक्का देना या अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है, बल, नॉर्मली डेफिनेशन। लेकिन बल क्या होता है, F बराबर m है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, त्वरण भी सदिश राशि है, इस कारण बल भी क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो वेग क्या हो गया, ये भी सदिश राशि। त्वरण क्या है, त्वरण तो ऑब्वियसली सदिश राशि। तो कार्य, अब आप कार्य की बात करते हैं। अब कार्य, वर्क इंग्लिश में बोलते हैं। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि। अब देखो आप पढ़ाई करने का कार्य कर रहे हो, खाने का कार्य कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसे आप खड़े होके भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, उल्टा टांग के भी, कैसे भी अपने कार्य को कर सकते हो। तो कार्य के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य। कार्य क्या है, एक सदिश राशि नहीं है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो देखिएगा आप, कार्य, पहला ऑप्शन में दिया ऊर्जा, कार्य, बल और लंबाई। अब उसने क्वेश्चन दिया है हमें निम्न में सदिश राशि नहीं है, मतलब हमें सदिश राशि बतानी है जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। ठीक है, सदिश राशि बताना। तो ऊर्जा और कार्य, याद है ना, भौतिकी के अंदर कार्य ऊर्जा, हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, तो पहले हमें ऊर्जा होगी। ठीक है ना, तो ऊर्जा और कार्य दोनों क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, लंबाई तो हमने पढ़ाई है, ये भी अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बल, बल हमने नहीं पढ़ा है, बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर m है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण भी क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि, तो बल भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आएगा, एक आता है मात्रकों का। मात्रकों के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना, चाल, दूरी,
वेग, विस्थापन, इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर हमें इनके फॉर्मूले पता है तो हम इनके मात्रक निकाल लेंगे 7 मूल राशियों के मात्रकों को याद रखकर, और हमें मात्रक आ गए तो मात्रकों से हम क्या निकालेंगे, फिर विमा निकालेंगे। तो इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिएगा हम बात करेंगे, बात करते हैं डायरेक्ट चाल से बात करते हैं, छोटी सी चीज चाल। चाल बराबर सभी को पता होगा, नहीं होगा तो देख ले। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। डेफिनेशन बनाने की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी और समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। या एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। कैसे भी बोल सकते हो, चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है, तो दूरी और समय दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। या फिर एकांक समय में, इसको 1 सेकंड कर देंगे तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, चाल का मात्रक हो जाएगा। तो हमें डेफिनेशन पता है और इसका मान लो ये जो सूत्र पता है, तो हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, और मात्रक से हम विमा निकाल सकते हैं। विमा हम आगे निकालेंगे। इसके बाद देखो वेग की बात करेंगे हम। वेग से पहले विस्थापन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, ये अच्छी चीज है, विस्थापन आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जैसे मान लो आप यहां से वहां तक गए, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप गए, तो आपसे पूछे और बी के बीच का विस्थापन कितना होगा, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है ना, बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे इसमें तो आप मान लो यहाँ से ए से बी तक की आपकी दूरी मान लो आपने 5 किलोमीटर तय की है, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 5। लेकिन अगर यही चीज आपसे वृत्त में पूछी जाए, जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, तो आपसे पूछ ले ए से बी तक आप गए, ए से बी तक आपको जाना है, और आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है मान लो 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी आपको, 5 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि बिंदु ए और बी के बीच का विस्थापन ज्ञात करो, तो दूरी क्या होती है, दूरी हमने अभी यहां से निकाल सकते हो 4 इंटू समय। दूरी आप नॉर्मल किसी भी व्यक्ति वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये तो आपकी ए से बी तक पथ की कुल लंबाई, तो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ए और बी, ए से बी तक की दूरी आपसे पूछे तो दूरी क्या होती है, ए से पूरी टोटल, तो ये वृत्त है, इसको वृत्त को आधा मिटा देंगे तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। लेकिन हमने आधा ही चलाया तो इसमें 1/2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान हम जानते हैं क्या होता है, 22/7, और आर का मान कितना दे रखा है, 5। तो 22 पंजे कितने होते हैं, 110, तो 110/7। अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में। तो फिजिक्स में आपको याद रखना है, मात्रक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मात्रकों का आपको विशेष ध्यान भी रखना है। अगर आपसे फिर वो विस्थापन पूछे, तो विस्थापन हमें पता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो ए से बी तक हम यूं क्यों जाएंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे। अगर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के व्यास के आधी होती है ना, तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका विस्थापन हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, तो ये विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। अब वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी से इंग्लिश में बोलते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये फॉर्मूला डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसके बेस पे हम मात्रक भी निकाल सकते हैं और विमा भी निकाल सकते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपन समय। विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या समय और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। अब एक बात याद रखना, फिजिक्स के अंदर दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, विस्थापन, इन सब का जो मात्रक होता है वह मीटर ही होता है। इन्हें लंबाई की तर्ज पर ही मापा जाता है, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वेग की, हमने बात की त्वरण की बात करेंगे। एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। वेग बटे समय, वेग और समय का अनुपात क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। या एकांक समय में तय किया गया वेग ही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण का मात्रक
क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक हमने भी क्या निकाला था, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक राशियां है जिनके मात्रक, जिनके फॉर्मूले, जिनकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बल भी पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत धारा भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।